साहब, आपको क्या लगता है कि सबसे कम एफर्ट लगा करके सबसे कम समय में किस सेगमेंट पे हम ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो सर्विसेज पे जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। बोथ अर्बन सर्विसेज एज वेल एज रूरल सर्विसेज। अभी हम जैसे आपको बताएं, कुछ अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताएं और उनकी क्या काम हो रहा है, उनका क्या प्रोस्पेक्ट है। तो रोडवेज करके हमने एक टैक्सी स्टार्टअप में फंड किया था, जहाँ पे कि अभी ऑलमोस्ट 200-250 ड्राइवर्स काम कर रहे हैं और बिहार में काम करके 25,000 से 35,000 महीने का इनकम कर पा रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, बढ़िया। चेन्नई, हैदराबाद से लोग छोड़ के पटना आ रहे हैं और बिहार में बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी उनको उतना इनकम नहीं मिल पा रहा था जितना कि बिहार में मिल रहा है और खर्चा भी कम है उनके लिए। आजकल ई आपने कॉमर्स अरविंद और झा साहब, आपने ऐसे कई सारे स्टार्टअप की मेंटरिंग की है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछूं कि जब ऐसे स्टार्टअप को अपने एक्सपेंशन के लिए या फिर जमीन पे काम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं आप, तो क्या कोई चैलेंजेस आता है या फिर सब कुछ काफी अच्छा रहता है? नहीं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस हैं कि गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन, जैसा संजीव जी ने बोला था, बहुत स्लो है और एक पीपल ओरिएंटेड हो गया है, सिस्टम ओरिएंटेड नहीं। जब तब जैसे मान लीजिए, जो पहले इंडस्ट्रीज में सेक्रेटरी थे संदीप पौंडरिक जी, वो बहुत ही कर्मठ, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही विजनरी, बहुत ही काम करने वाले थे। लेकिन जब से वो गए हैं 1 साल से, तब से लगता है कि पूरा डिपार्टमेंट ठप पड़ गया है और बहुत स्लो हो गया है डेवलपमेंट। तो आज जो मान लीजिए एक 50 करोड़ का इन्होंने फंड अनाउंस किया था कि बिहार के स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ का फंड, आईडीबीआई के फंड ऑफ फंड्स के थ्रू 125 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट बिहार में आ जाता। लेकिन 1.5 साल से वो ठंडे बस्ते में है, एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो स्टार्टअप में अगर आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फास्ट ग्रोथ तो होने वाला है नहीं। जैसे हम लोगों ने दरभंगा में आईटी कंपनी शुरू की मिथिला स्टैक के नाम से, आज हमारे पास 20-25 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और हम वही सैलरी दे पा रहे हैं जो स्टार्टिंग 25-30 हज़ार रुपये सैलरी बेंगलोर में मिलती है या नोएडा में मिलती है। और बड़ी इस कंपनियों ने स्टार्टअप का पोटेंशियल कितना है? इस स्टार्टअप का मुझे पोटेंशियल कितना है कि यहाँ पे स्टार्टअप करके हम बाहर की कंपनियों को आउटसोर्सिंग दे सके? हम बाहर की कंपनी को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, 2-3 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम 50-100 लोगों की टीम मिला लें तो हमको देखते हुए, जिस तरह से भुवनेश्वर में आज 10-12 हज़ार से ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार में, पटना में, चाहे गया में, चाहे दरभंगा में, चाहे पूर्णिया में 2-2, 3-3 हज़ार सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो होने चाहिए। और सॉफ्टवेयर में हमने देखा नहीं है तो कि इसमें सरकार ने रोका क्या है? सरकार से आपको क्या चाहिए? आप स्टार्टअप लगाइए, सरकार आपके पास बहुत सरकार सारे। का थिंकिंग जी, सरकार का थिंकिंग 20 साल पुराने मॉडल पे काम चल रहा है कि आप अपना हाँ, लगाइए, सारा पैसा ले जाइए, सारा रिस्क कीजिए। 4 साल बाद, 5 हाँ। 5 साल में अगर आप सर्वाइव किया तो हम आपको थोड़ा बहुत जीएसटी में रिबेट दे देंगे, थोड़ा बहुत ओ, आपको इंटरेस्ट में रिबेट दे देंगे। वो एक हाँ, कोलैबोरेटिव मॉडल नहीं, वो एक मॉडल है कि अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा काम कर देंगे। यहाँ पे चाहिए था कि सरकार को अगर आईटी में रियली काम करना है तो बहुत सारे डायस्पोरा के लोग जो है आईटी में सीनियर वीपी, डायरेक्टर, सीईओ की पोजीशन में है, उनकी एक टीम बनाते 10-12 लोग की, उनको बोलते कि आप आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए। अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ डेटा सेंटर में चल रहा है और सब जगहों पे ये पॉलिसी चल रहा है कि हमारे स्टेट का डेटा डेटा सेंटर में रहना चाहिए, डेटा सेंटर बिहार में रहना चाहिए। बिहार के पास संजय अपने गोयनका साहब, 600-700 डेटा सेंटर में संजय ही रहना गोयनका चाहिए। संजय सॉरी, गोयनका एक साहब, चीज में ये कितना बड़ा एक मिनट हाँ, में, हाँ, एक सॉरी। मिनट में टाइम हाँ, लेते हैं। हाँ, अरविंद जी बिहार में प्लीज। हाँ, 600-700 करोड़ के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं। बिहार में कोई हाँ, इंजीनियर नहीं है जो उसको कर रहा है। हम बाहर की कंपनियों को दे रहे हैं, निविदा दे रहे हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो अर्नस्ट एंड यंग हो। वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लाके लेके आ रहे हैं जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। वो 6-8 महीने हाँ, रहते हैं फिर चले जाते हैं। ना बिहार का काम हो रहा है, ना बिहार में आईटी बन पा रहा है और ना बिहार के जो लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके लिए काम हो पा रहा है। तो ये एक एक हाँ, एक स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे ना हम, तो सर्विसेज हाँ। इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि आराम से 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे अगले 5 साल में। सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, संजय गोयनका साहब। हाँ, बताइए। हाँ, जैसे ये आप भी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने वालों में से एक रहे हैं और मेरा सवाल फिर से वही रहेगा कि कहाँ पोटेंशियल आपको दिख रहा है? मेरे तीन सुझाव हैं। अगर सरकार इस फोरम से मैं आज बोल रहा हूँ, हाँ, अगर मान लेते तो पहले संक्षिप्त में। पहले सेशन पे आता हूँ कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करके ये मानना होगा कि बिहार में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाए जो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए जैसे सेंटर ने पीएलआई स्कीम लेके आई थी कोरोना के बाद, अगर आपको ध्यान हो, उसका 2 ही पॉइंट था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। मैं कहता हूं बिहार स्टेट को आप मान लीजिए कि हम एक स्टेट हैं, बिहार में जो माल नहीं बनता है अगर किसी भी और स्टेट से इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंपोर्ट हो गया बिहार के लिए। वैसे ही जो माल अगर हम बिहार से बाहर किसी और स्टेट को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। तो वो टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव है, आप वो दे दीजिए बिहार में। देखिए बिहार में 5,000 करोड़ की भी इंडस्ट्री लगेगी, 10,000 करोड़ की भी लगेगी। पहला एक सुझाव मेरा।
बिहार सरकार अभी तक हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट समझने मैं कहता रहा हूँ कि हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं लोग, बहुत बड़ा पिक्चर नहीं दूसरा देख पा रहे हैं। सुझाव, दूसरा दूसरा सुझाव। सुझाव, रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार बात करती है, हम बहुत कर रहे हैं, सरकार कोशिश भी कर रही है, बट पॉलिसी जो है बहुत संकीर्ण है। मेरा सुझाव है, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम चाहें तो आज हमारे पास क्रॉस सब्सिडी करके सर एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, अगर अमेंडमेंट कर देते हैं। क्रॉस सब्सिडी का मतलब होता है जो केवीए चार्जेस जो फिक्स आपको लगता है, हमें 550 रुपया पर केवीए एक इंडस्ट्री को लगता है। अगर हमारी इंडस्ट्री का 200 केवीए का लोड है तो करीब 1.25 लाख हमें हर महीने देना होगा। तो अगर हम सोलर बेस्ड भी अपना प्लांट लेके जाते हैं तो कम से कम हमको वो भी देना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट जो 3-4 रुपए की हो सकती है वो फिर भी 5-6 रुपए की बनती है। अनुमान इंडस्ट्री को यहाँ 8 से 10 रुपया कॉस्ट पड़ती है। मैं सजेशन दे रहा हूँ कि क्रॉस सब्सिडी चार्जेस जैसे इन्होंने अभी पंप स्टोरेज में माफ किया है, वैसे क्यों ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में माफ क्यों नहीं कर सकती है सरकार? बिहार में हमें दरकार ही नहीं पड़ेगी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेने के लिए बिजली। बिल्कुल, तीसरा इसमें हाँ, तीसरा सुझाव मेरा स्किलिंग में है। हमें ट्रस्ट करना होगा स्किलिंग पे, हालांकि स्किलिंग पे काफी ज्यादा जोर सरकार ने दिया है। स्किल को लेकर कई सारे स्किल सेंटर भी खुले हुए हैं। मैं उसका सरकार ने अभी जो भी कोशिश की वो अपने एंड पे की है। सरकार हम इंडस्ट्री, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उस पर विश्वास करें। अगर आज हम किसी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर विश्वास करें, एक बड़ी चीज है। एमएन ठाकुर सर, मैं थोड़ा सा अलग हट के आपके पास आना चाहूंगा कि ये सारे सजेशन है इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए। मेरा एक ये है सवाल आपसे, ये है कि बिहार एक ब्रांड के तौर पे भी बहुत काम आता है, लेकिन वो ब्रांड उस ढंग से उभर नहीं पाया जितना उभरने की क्षमता रखता है। ये कितना बड़ा कंसर्न आप देखते हैं बिहार के डेवलपमेंट के मामले में? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न है बिहार को एक ब्रांड के रूप में कैसे उभारा जाए। अभी जो ये ब्रांड है इसका ब्रांड वैल्यू बहुत लो है, तो इस ब्रांड वैल्यू को उभारने के लिए 3-4 काम मुझे लगता है करना चाहिए। एक तो जो सर्विस इंडस्ट्री की बात लोग कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ एक एजुकेशन का बड़ा हब बिहार को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में छात्र भी बिहारी है और शिक्षक भी बिहारी हैं, लेकिन पैसा कोई और बना रहा है। तो हालांकि जानकारी के दर्शकों को बता दूं और बाकी पैनलिस्ट के लिए बता दूं कि एमएन ठाकुर सर भी बिहार से हैं और मैं भी बिहार से हूं। एमएन ठाकुर सर मेरे टीचर रहे हुए हैं ग्रेजुएशन में, और मैं भी छात्र था बिहारी। एमएन ठाकुर सर भी टीचर थे बिहारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी आगे बात पूरी करें सर। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यदि जैसे हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी बनाया गया, तब उसमें 2 बड़े यूनिवर्सिटीज अभी हैं और 2-4 और अभी खुलने वाले हैं। हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है अशोका या जिंदल, वहाँ खुल गया, क्योंकि उसके अंदर फिर सारे फैसिलिटीज क्रिएट किए गए। वैसे ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप देखेंगे करीब 20 यूनिवर्सिटीज को जगह दी गई है वहाँ पे बनाने के लिए। तो ऐसा एजुकेशनल हब यदि खोला जाए तो बहुत सारा जो रिसोर्सेज हमारा पढ़ने के लिए बाहर चला जा रहा है वो उल्टा हमारी दिशा में माइग्रेट कर सकता है। आपको याद होगा यदि बैंगलोर या हैदराबाद बना है टेक्नो हब, उसका बड़ा कारण है कि वो बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुले एक जमाने में, जिसके चलते मैन पावर का निकलना और एब्जॉर्ब होना आसान हो गया। वापस लौटने की उनको जरूरत नहीं, कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। तो सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ हमें ये प्लान करना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर को भी प्लान करते हैं, इतना बिहारियों की एक खास बात तो है ना कि वो जो कहते हैं ना, पेट काट के भी बच्चों को पढ़ाने में खर्च करता है वो, तो वो तो खुद रिसोर्स जनरेटिंग इंडस्ट्री है। दूसरा मुझे लगता है जो ब्रांड के रूप में हम, और ये ब्रांड के रूप में इसलिए इमर्ज कर सकता है कि बिहार एज एजुकेशनल ब्रांड है। आज से नहीं, जमाने से लोग इसको कोट करते रहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी था या बिहार के टीचर बेस्ट हैं। तो ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात हो सकती है मेडिकल हब के बारे में, क्योंकि मेडिकल हब होने से साथ में मेडिसिन का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो ग्लोबली इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, उसका हम रिसर्च एंड R&D वहां पे कर सकते हैं। और ऑलरेडी हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं मेडिकल रिसोर्सेज के, तो हम उसको एक पूरे हब के रूप में कर सकते हैं। आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि बिहार के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो बिहार को दोनों में ब्रांड क्रिएट करने में बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले उसका से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप, हाँ, जमीन तैयार है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। अब जैसे इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान किया है या हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल खोलने का प्लान किया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं है।
बिल्डिंग बहुत सुंदर बना दिया और प्रोफेसर अपॉइंटेड नहीं है, या आप प्रोफेसर को लो कॉस्ट में अपॉइंट करेंगे, तो फिर वो कभी नहीं बन पाएगा। जो बिहार के बड़े इंस्टीट्यूशंस में लोग पहले बाहर से पढ़ने जाया करते थे, उनका कोलैप्स होने का बड़ा कारण ये हुआ कि आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। जी हाँ, इन्वेस्ट नहीं किया। अमिताभ तिवारी जी, चूंकि शो का समय थोड़ा सा कम है, हाँ, शो का समय थोड़ा कम है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं मैं ठाकुर साहब। अमिताभ तिवारी जी, एक सेक्टर जो मैं मिस कर रहा हूं, चर्चा में नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा पोटेंशियल है, वह है टूरिज्म। बिहार में ऐसे कई सारे टूरिज्म स्पॉट हैं जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। आपको लगता है ये एक बड़ा वेन्यू है जहां से हम लोग डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत बड़ा वेन्यू है। अच्छा, मैं इसको बोलने ही वाला था। अभी आप देख लीजिए कि बिहार में सासाराम में एक शेरशाह का रौजा है। आप वहां तक के अप्रोच रोड को जाकर के देख लीजिए, और ऐसा नहीं है वहां टूरिस्ट नहीं आते। टूरिस्ट आने से सिर्फ नहीं होता है, टूरिस्ट जब आकर के किसी जगह पे रहते हैं, स्टे करते हैं ओवरनाइट या फॉर सम डेज, तब जाकर के वहां का इकोसिस्टम डेवलप होता है। करेक्ट। अभी भी लोग बनारस से आते हैं, वहां उस स्पॉट को देख करके या तो वापस हो लेते हैं या तो आगे गया की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आप एक बात बताएं कि आज अगर कोई भारत में किसी राज्य में घूमना चाह रहा है तो बिहार उसके टॉप प्रायोरिटी में है क्या? मुझे नहीं लगता। बीच में काफी अच्छा खासा एक बिहार टूरिज्म का मार्केटिंग या पीआर प्लान चला था, और आप आज बोध गया में भी देख लीजिए। मैं आज बोध गया में ही हूँ। ठीक है, बोध गया में इतने सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्टिल आई वुड से कि आज तक यहाँ पे तो एक भी 5 स्टार होटल ही नहीं है आज भी। और जो टेम्पल है उसके, बड़ी बात आपने कही। अमृतलाल मीणा सर, बहुत सारे सजेशन निकल करके आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि आप सरकार में काफी करीब से रहे हुए हैं, कि आज से 5 साल बाद आप बिहार को कहां देख रहे हैं? देखिए, बिहार ग्रोथ की ट्राजेक्टरी पर आ गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर ग्रोथ हो, आईटी एंड आईटीएस हो, टूरिज्म हो, मेडिसिटी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपने पिछले साल का बजट देखा होगा और अभी के जो घोषणा पत्र प्रमुख राजनीतिक दलों के देखे होंगे, तो ये सब इश्यूज एड्रेस करने की कोशिश है। सबने इसको अप्रिशिएट किया है कि इसकी ज़रूरत है। मैं ब्रांड के बारे में आपने कहा, मैं जब ये देखता था कि जो लोग बाहर से बिहार आते थे और बिहार में विभिन्न स्थानों पर घूम के जाते थे, तो उनका जो पहले का परसेप्शन था, आने से पहले का, और विजिट करके जाते थे उसके बाद का जो परसेप्शन था, उसमें दिन रात का अंतर हो जाता था। मेरी यह सोच है कि कम से कम बिहार के नागरिक जो राज्य के बाहर रह रहे हैं, वे बिहार के जो डेवलपमेंट है, बिहार की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में लोगों से शेयर करें, तो शायद उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी राजदीप जी कुछ दिन पहले आए थे, पटना म्यूजियम देखा और उन्होंने ट्वीट किया, आपने देखा होगा, उन्होंने कितनी तारीफ उसकी करी है। तो बिहार में ऐसे अनेकों टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आज बिहार का वाल्मीकि नगर है, उसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन में काफ़ी वृद्धि हुई है। बिहार का राजगीर आप चले जाइए, बोध गया के बारे में चर्चा की है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे काम हुए। लेकिन डेफिनेटली अनेकों ऐसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल टूरिस्ट स्टेट पॉइंट्स है जिसको कि और डेवलप करने की जरूरत है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15-20 वर्षों में राज्य की जो बेसिक मिनिमम नीड्स थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, इस सब पर मेजर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब धरातल तैयार है, जिसमें मैं आशा कर रहा हूं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज के साथ, प्लस अभी बैंकों का भी दृष्टिकोण, सीडी रेशियो बहुत इंप्रूव करी है। मैं सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट फ्लो है लास्ट 10 ईयर्स में 8,000 करोड़ से बढ़कर के 80,000 करोड़ हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है।